दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है सिविल ज्ञान में। दोस्तों जैसा ही आप सभी जानते हैं कि डेली शाम को रात को 8 बजे हम लोग एसएससी जेई के लिए स्पेशल क्लास जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास करते हैं। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में टोटल आपका 200 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है, उस 200 में आपको 100 नंबर का आपको टेक्निकल देखना है और आपको 50 नंबर में आपकी रीजनिंग है और 50 नंबर आपकी जीके जीएस है। तो ये आपका जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर आप लोग टेक्निकल में कितना ले आएंगे, मैक्सिमम 60 प्लस, क्या हो सकता है 70 ले आएंगे, बहुत ज़्यादा 80 ले आएंगे, लेकिन बिना आपके रीजनिंग और जीके जीएस के हुए आपका प्री में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएँ उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको हम यहाँ पे ये बताएंगे साथ में कि किस तरीके से आपको अपना जीके जीएस मजबूत करना है और आपके एग्ज़ाम में 30 में से 50 में से 30 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है ये हम ला कर भी रखे हैं। ठीक है, मैं खुद 2019 के एग्ज़ाम में इतना नंबर लेकर आया था, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग डेली क्लास को लीजिए और इस क्लास के माध्यम से आप लोग जान जाएंगे किस तरीके से हमको अपने करंट अफेयर या जीके जीएस में कितना मार्क्स लेकर आना है, कितना हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर आए हैं कि पहला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से 4 सभ्यता हमको दी गई। आप मेसोपोटामिया, चीन की, मिस्र की और सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको ये बताना है इनमें से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भैया जो आपकी सबसे बड़ी सभ्यता थी आपको ये बताना है कि इनमें से आपकी कौन सबसे बड़ी सभ्यता थी, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक कांस्युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता है, अगर कोई आपसे पूछे तो कैसी सभ्यता, ये कांस्युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो आपकी है ये सबसे बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का वैरायटी मिलेगा, मतलब तरीके से हर क्वेश्चन को आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखना, यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेगा। और आप लोग भी बिना मिक्स, कितना भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक आप लोग मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप लोग का जीएस में नंबर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि अकबर जब छोटे थे तब उनके संरक्षक कौन था। ऑप्शन नंबर 1 हेमा, ऑप्शन नंबर 2 आपका फैजल, ऑप्शन नंबर 3 अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 4 आपका बैरम खां। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बैरम खां, इधर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। कौन थे भैया, तो अकबर के जो संरक्षक थे वो कौन थे, बैरम खां थे। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इधर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का बनाया चलवाया था वो टंका कहलाता था। ऑप्शन नंबर 2 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 आपका मोहर, ऑप्शन नंबर 3 आपका दीनार। तो वो क्या होता था, तो भैया वो आपका कहलाता था रुपया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने एक सड़क भी बनवाई थी, आप सभी को पता होगा। वो कौन सड़क का नाम क्या था, ग्रांड ट्रंक जीटी रोड जो थी आपकी, वो शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2, मतलब विकल्प आपका 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो आपको पता ही होगा कि करो या मरो का जो आपका नारा था ये महात्मा गांधी द्वारा जी दिया गया था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इस नारा का संबंध किस आंदोलन से आपको ये बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है पूनम स्वराज संकल्प, दूसरा आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा आपका डांडी मार्च, चौथा आपका खिलाफत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जब आपका हुआ था तो उस समय एक वायसराय थे, उनका नाम क्या था, लॉर्ड लिन लिथगो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड लिन लिथगो थे वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या थे, आपके वायसराय गवर्नर जनरल या वायसराय थे आपके थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है चिल्का झील। ये देखिए
आप समझ लीजिए, आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका तमिलनाडु। तो जो आपकी चिल्का झील है तो आपकी कहाँ स्थित है? आपकी उड़ीसा के अंदर स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो बात कर लेते हैं। उड़ीसा के जो राजधानी हो क्या है आपके? भुवनेश्वर है। अगर यहाँ की बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री का नाम क्या है यहाँ के? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें गवर्नर की बात करें तो जो आपके जो गवर्नर हैं वो आपके हैं गणेशी लाल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं आपकी क्या हैं? ममता बनर्जी, ठीक है, ये आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिपुरा ने उत्तर और त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किस राज्यों से घिरा, किन मतलब किस 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 देश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा आपको पता है कि आपके 7 सेक्टर में आता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। तो उसमें में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका त्रिपुरा है जिसकी राजधानी क्या है? अगरतला, अगरतला की राजधानी है। तो त्रिपुरा अपने उत्तर में, मतलब आपके उत्तर में भी, दक्षिण में भी और पश्चिम में भी, ठीक है। तो किस तरीके से घिरा हुआ है, किस देश से आपका घिरा हुआ है, तो आपको ये बताना है। तो वो आपका जो घिरा हुआ भैया आप लोग देख रहे होंगे कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या आपकी है? ढाका है। और करेंसी यहाँ की क्या चलती है? आपकी टका चलती है। अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी क्या आपकी है? बैंकॉक है, बैंकॉक है। और करेंसी आपकी क्या चली? भाट चलती है। चीन की हो जाएगी बीजिंग, करेंसी यहाँ पे रेनमिनबी आपकी चलती है। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाता हो, करेंसी यहाँ चलती है आपकी क्यात। तो आपको सबको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैर न्यायिक है? मतलब इनमें से कौन सा गैर न्यायिक है, ठीक है, न्यायिक नहीं है, मतलब गैर न्यायिक बताना है आपको, ठीक। पहला ऑप्शन दिया है कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, समान न्याय निःशुल्क सहायता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 आपका है, 1, 2 और 4, तो ये सब आपका क्या न्यायिक है। जो गैर न्यायिक है वो क्या आपका? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक परिभाषा के तरीके से, ये भी लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसको कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि एक डैश एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया सरकार के लिए अदालत का एक आदेश होता है। नंबर 1 बुलावा पत्र, नंबर 3 दावा, नंबर 2 दावा, नंबर 3 प्रतिज्ञा पत्र, नंबर 4 आपका याचिका। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा आपका याचिका। तो याचिका क्या होता है कि एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया सरकार के लिए अदालत का एक क्या होता है? आदेश होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका याचिका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि जो हवा महल है वो किस शहर में? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 आगरा। तो आपका हवा महल कहाँ स्थित है आपको जल्दी से बताना है। तो ये हवा महल जो हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर आपकी किसकी राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के आपके जो मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पे कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी यहाँ के क्या हैं? आपके मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन हैं तो आपके कलराज मिश्र जो हैं आपके यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हवा महल कहाँ पे? आपका जयपुर में है। आप लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, उससे आप मालूम पड़ पाएंगे कि उसमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है, ठीक है। और इस सेशन में हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के। तो आप लोग करंट अफेयर की दिक्कत मत लीजिए और अपने स्तर से भी करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे मतलब वन लाइनर फॉर्म में आते हैं, जीके जीएस के, मतलब वन लाइनर फॉर्म में सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देखते आप लगा देते हैं, ज़रा सा दिमाग नहीं लगाना होता इस क्वेश्चनों में। तो वैसे ही हवा महल है, तो कहाँ पे? आपका जयपुर में है। अगला क्वेश्चन आपका है
कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे उभरे थे। तो आपको बताना है, यह भी देखो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन यहाँ पे फिर आ गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन जो शहर हैं किस नदी के किनारे उभरे थे। नंबर 1 बागमती नदी, नंबर 2 सिंधु नदी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी गंगा नदी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे आपके भैया वो कहाँ पे थे, तो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर से देख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया था। जो अगला क्वेश्चन है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 आपका है पुणे, ऑप्शन नंबर 3 मद्रास, ऑप्शन नंबर 4 आपका बॉम्बे। तो भैया इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि मुंबई के अंदर जो हुआ था पहला डाकघर आपका जो था वो आपका साबित किया गया, जो कि आपको वर्तमान नाम क्या आपका मुंबई है, उस समय क्या नाम था बॉम्बे था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है देखो फिर आपका कि पहला मुगल सम्राट जो बाबर हैं किस मतलब कहाँ से आए थे। मतलब पहला मुगल सम्राट जो बाबर आपका है वो सीरिया से आए थे, यूनान से आए थे, फरगना से कि फारस से आए थे। आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा भैया, जल्दी से बताना है, सीरिया, यूनान, फरगना, फारस। तो जो पहला मुगल सम्राट थे बाबर जो थे वो के फरगना से आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल सम्राट बाबर था वो कहाँ से आया था, फरगना से आया था। अगला क्वेश्चन आपका है, अब यहाँ पे कुछ उनसे संबंधित जानकारी है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जान लेते हैं। जैसे लिखा है बाबर भारत उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1526 से 1530 तक मुगल वंश पर क्या शासन किया था। बाबर कहाँ से आया था, बाबर फरगना से आया था। बाबर 1494 में फरगना के सिंहासन के लिए सफल हुआ जब वो केवल 12 वर्ष का था। मतलब 12 वर्ष की अवस्था में फरगना के सिंहासन पर वो सफल हो चुका था। उसे क्या कहता है, उसे उज्बेक्स मंगोल दल के आक्रमण के कारण अपने पैतृक सिंहासन को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वो अपने पिता की तरफ से क्या थे, तैमूर वंश का था, और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान का था। भैया मिला जुला रूप था। मतलब अपने पिता की तरफ से क्या था, तैमूर का था, और माँ की तरफ से क्या, चंगेज़ खान का था। उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। तो क्वेश्चन में यहाँ भी पूछा जाता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर आपका 1527 में क्या हुआ था, खानवा के मेवाड़ राणा सांगा को हराया था। तो खानवा के युद्ध का वो 1527 में हुआ था। फिर उसने 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो चंदेरी का युद्ध पूछता है, तो ये 1526, 1527, 1528 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो जो कि बाबरी क्या थी, इनकी बाबर की आत्मकथा थी, और 1530 में क्या आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा बाबर के बारे में यहाँ जानकारी दी हुई थी, आप लोग अच्छे इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी बाबर से हमारी जानकारी थी, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, कि पूछा जा रहा है कि कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए आप लोग जल्दी से कि कानपुर शहर के अंदर जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में किसने भाग लिया था, मतलब किसने भाग लिया था उसमें। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपके होंगे नाना साहब। नाना साहब आपके जो थे वो कहाँ से थे, आपके जो आपके नाना साहब जी थे वो उन्होंने जो है विद्रोह का जो नेतृत्व किया था 1857 के, वो नाना साहब ने कानपुर से किया था। ठीक है, आगे जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप लोग इसको देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का क्या था, नेतृत्व किया था। नाना साहब का मूल नाम क्या था, धोंदू पंत। अगर आपसे पूछे कि नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था धोंदू पंत। वह स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी भी थे। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में नाना साहब के सेनापति थे। जो तात्या टोपे थे तो 1857 के जब विद्रोह हुआ था तो नाना साहब के क्या से सेनापति थे। ऐसा माना जाता है कि जब विद्रोह का पतन हुआ तो नाना साहब कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो आपने कानपुर से नेतृत्व किया था। यहाँ पे एक बेगम हजरत महल है, तो बेगम हजरत महल कहाँ से थी, तो ये आपकी लखनऊ से थी। कहाँ से थी, लखनऊ से। कुंवर सिंह कहाँ थे, तो कुंवर सिंह आपके बिहार से थे। देखो आगे कुछ इसके बारे में जानकारी भी आपको दी होगी, देख लेते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह, आप सभी को पता है कि झांसी और ग्वालियर में किसने किया था, तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगर आपसे पूछे लखनऊ और आगरा का और अवध में किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगर आपसे पूछे बिहार के अंदर किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह ने तो कुंवर सिंह ने किया था। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, एडिशनल जानकारी जितनी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया था? तो असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है गांधी जी ने चलाया था 1920 के आसपास में, 1920 में। और उसको क्यों बंद किया गया, ऐसा क्या कारण था जो बंद हो गया था? ऑप्शन नंबर 1 है कि रोलेट एक्ट पारित हो गया इसलिए बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई इसलिए बंद कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया इसलिए बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना हो गई थी इसलिए बंद कर दिया गया था। तो आपको बताना है गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था, क्यों क्यों किया था भैया? क्योंकि चौरी चौरा घटना हो गई थी। ये कब हुई थी? तो आपकी 1922 में क्या हुआ था कि गोरखपुर में जो एक पुलिस स्टेशन था उसको क्या गया था, जला दिया गया था, या उसमें जो है आग लगा दी गई थी। तो इसी वजह से जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि चौरी चौरा घटना के उपरांत में इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हैं कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? तो 13 अप्रैल कब हुआ था भैया? 1919 में हुआ था। ठीक है। ये कहाँ पे? अमृतसर के अंदर है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे चौरी चौरा घटना संबंधी जानकारी सारी दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि जो भारत का सिलिकॉन वैली है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, मोहाली। तो जो सिलिकॉन वैली है भैया कहाँ पे है? तो ये आपका बेंगलुरु के अंदर आपका सिलिकॉन वैली है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, जो मूल सिलिकॉन वैली है जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं मूल रूप से, वो कहाँ पे है? वो आपका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे एप्पल के, फेसबुक के, गूगल की पसंद का क्या है? घर है, या इंगित करता है कि जहाँ तकनीकी कंपनियों के हब होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली आपका क्या है कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस रेडियोधर्मी तत्वों का विश्व का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो भारत में भैया किसका पाया जाता है? तो ये आपका आप सभी को पता होगा कि थोरियम आपका जो है विश्व में, आपके भारत के अंदर विश्व में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखो सारी जानकारी आपको दी गई है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस देश में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, भारत में क्या आपका थोरियम है, रूस में क्या हीरा और पैलेडियम है, कजाकिस्तान का आपका यूरेनियम है, चिली का आपका तांबा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद आपका 19, अनुच्छेद 15। तो स्वतंत्रता के अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है कि भाग 3 में आपके क्या है? मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक, 12 से 35 तक वो भी स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक होगा नहीं। समानता का अधिकार कहाँ से है? 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका क्या? 21 और 19। 21 और 19 में आपका क्या है? 21 में आपका शिक्षा का संबंधित है 21A में, और फिर यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछा है तो ये 19 हो जाएगा, जिसमें लोग वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, जितनी सारी स्वतंत्रता कहाँ पे है? तो आर्टिकल नंबर 19 में है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका नंबर 3 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की जो शक्ति है किसके पास है? आप सभी को पता है भैया किसके पास होगी? तो मृत्युदंड के मामले में जो क्षमा करने की शक्ति है किसके पास है? तो वो आपके राष्ट्रपति जी के पास है। मतलब मृत्युदंड का जो अभी मामला होगा उसमें क्षमा करने की जो शक्ति होगी किसके होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। अगर बात करें इस समय जो भारत के महान्यायवादी अभी चेंज हुए हैं तो उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमनी। क्या है? आर वेंकट रमनी। इससे पहले कौन थे? तो के वेणुगोपाल साहब थे। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये भी आपके चेंज हुए हैं। इनका नाम है उदय उमेश ललित, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यू ललित। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रधानमंत्री आप जानते हैं, और श्री नरेंद्र मोदी आप लोग प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति आपका कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू भी अभी चेंज हुई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति के पास ही होता है कि मृत्युदंड संबंधित जो आपके मामले होते हैं उसको क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हम्पी डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? भैया तो हम्पी डांस आपका जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो उसको आपको जानना है। तो हम्पी डांस जो आपका है कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 आपका केरला। तो हम्पी डांस का संबंध किससे है? कर्नाटक राज्य से है। कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। ठीक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बसवराज बोम्मई है। और भैया कर्नाटक
में एक साम्राज्य है, कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसमें आपके जो फेमस राजा थे तो उनको बारे में आपको बताना है। उनकी एक पुस्तक का नाम क्या था? अमुक्तमाल्यदा। क्या नाम था? अमुक्तमाल्यदा उसकी पुस्तक का नाम था, जो कि क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है। तो हम्पी डांस का संबंध किससे है? हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटक से है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम्पी डांस से संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पे लिख रखी है या आपको बता रखी है कि हम्पी डांस फेस्टिवल जो आपका है कर्नाटक में मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासनकाल के बाद से अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। विजयनगर समाज की राजधानी क्या थी? 14वीं शताब्दी में राजधानी थी हम्पी। ठीक है, और यह हिंदू धर्म का एक तीर्थस्थल भी है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है, कर्नाटक के बारे में लेकर के। अगला क्वेश्चन आपका है, अब देखो यहाँ तक के जो आपके 20 क्वेश्चन थे, हमने जो 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, ये आपके जीके या आप जीएस आप लोग कह लीजिए, जिसमें आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी जो भी इकोनॉमी कह लीजिए, सारी चीज़ें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं थे, पर ये आपके इन चारों के थे, फिजिक्स, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन थे। अब हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर, जो कि जनवरी 2022 के क्वेश्चन है। जनवरी 2022 के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, और वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा था? हाँ, पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे था कि जनवरी 2022 में गोल्डन ग्लोब 2022 पुरस्कार जो समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 द पियानो, ऑप्शन नंबर 2 ब्राइट स्टोर, पावर ऑफ द डॉग, तो आर रिवंस रन्स थ्रू इट। तो इस क्वेश्चन का जो है भैया, गोल्डन ग्लोब 2022 में जो पुरस्कार जीता है उसका जो आंसर होगा पावर ऑफ द डॉग। क्या होगा? पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का जो 79 नंबर का संस्करण था, 9 जनवरी 2022 को हुआ था। द पावर ऑफ द डॉग ने सबसे फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सबसे फिल्म का पुरस्कार जीता है। और किसके लिए जीता है? तो जेन कैंपियन ने द पावर ऑफ द डॉग के लिए सबसे निर्देशक का पुरस्कार दिया। भी आप लोग ध्यान रखना है कि सबसे निर्देशक का और सबसे फिल्म का अवार्ड। तो द पावर ऑफ द डॉग। बिल स्मिथ ने क्या जीता है? फिल्म अभिनेता का अवार्ड जीता। बिल स्मिथ भी पूछा जा चुका है। यह पहली बार है जब बिल स्मिथ ने अपनी करियर में 6 बार पुरस्कार के लिए नामांकित होने के बाद गोल्डन ग्लोब जीते हैं। तो द पावर ऑफ द डॉग, जेन कैंपियन, बिल स्मिथ, इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो किस राज्य ने घोषित किया है? तो इसने उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2022 में क्या किया? उत्तर प्रदेश ने नेपाल की सीमा के पास 4 गांव थे, उन गाँवों को क्या है? राजस्व गाँव घोषित किया है। ठीक है, देख लो। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया, जिसमें से आपका मिहिनपुरवा तहसील में स्थित है, भवानीपुर है, टेढ़िया है, ढाकिया और बिछिया है। ठीक है, वातांगिया समुदाय में म्यांमार से औपनिवेशिक शासन के दौरान पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग इसमें शामिल हैं। राजस्व गांव एक सीमांत की छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि सीरियम के अनुसार वर्ष 2021 में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका चेन्नई हवाई अड्डा, जो कि 2021 में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए इसको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2022 को महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये भैया आपका जो है त्रिपुरा के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? तो महाराजा, बस इतना याद रखना कि महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ पे है, जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राजधानी क्या की? अगरतला। असम की दिसपुर, मणिपुर, इम्फाल, सिक्किम, गंगटोक। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नामित किया गया? तो ये आपकी मिताली राज को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जानकारी दी गई है, आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2022 में, ये सारे क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन हैं, जनवरी 2022 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जनवरी 2022 में एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम से जाना जाएगा? तो अब एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम तो केवड़िया रेलवे स्टेशन से जाना जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और वहीं पे जो स्टेशन नगर था उसको नाम कर दिया, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो सारी जानकारी दी रखी है। अगला क्वेश्चन है आपका कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? भैया कचाई लेमन फेस्टिवल आपका जो है मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, असम किरिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, त्रिपुरा, अगरतला, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। असम का कौन सा एक डांस है? सत्रिय असम का डांस है। ठीक है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, देहंगपटकई, ये सब आपके असम के अंदर स्थित है, इसको तो ध्यान रखना है। ठीक है। मणिपुर में की अभी है मीराबाई चानू है, तो भाई मीराबाई चानू का नाम तो याद ही होगा। तो बस इस तरीके से मतलब क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आए उससे बहुत रिपीट, अगर रिविजन करना चाहो तो आप लोग क्या कहते हैं उसको एनालाइज कर करके बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कचाई लेमन फेस्टिवल तो आपका मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 100 दिवसीय पठन के लिए एक अभियान शुरू किया था। उस अभियान का नाम क्या? भी उस अभियान का नाम है पढ़े भारत। पढ़े भारत उसका अभियान का नाम है। 100 दिवसीय था। शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपको यह बताना है जनवरी 2022 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर 1 जापान, रूस, चाइना, अमेरिका। तो किसने किया भैया? तो ये आपका चाइना ने किया है। ठीक है। चाइना ने इसने क्या किया है कि अपना पहला मैनुअल डॉकिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जापान की राजधानी क्या आपकी है? जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है। यहाँ की करेंसी क्या? येन है। चाइना की बीजिंग है। रूस की आपको पता है आपको मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी है। सिर्फ अमेरिका आपको पता ही है, वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर डॉलर आपका चलता ही है। ठीक है। ये सारी जानकारी उसके बारे में थी, और ये क्लास आज की ख़त्म होती है आपकी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भैया इस क्वेश्चन को बनाने में 20 क्वेश्चन ये थे और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे, तो बहुत थोड़ा ही मेहनत लगती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करिएगा ताकि इस पे और लोग आए, देखें क्लास को और समझें किस तरीके से हमको जीके जीएस में जो हवा बना रखे हैं। भैया जीके जीएस में 10 नंबर ज़्यादा नहीं आएगा, तो उस हवा को आपको दूर करना है और आराम से 30+ नंबर आप लेके आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।